प्रिय विद्यार्थियों, आप सब लोगों का एक बार फिर प्रयाग एकेडमी में स्वागत है। हम लोग सामान्य हिंदी में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अभी तक हिंदी वर्णमाला में स्वर तक पढ़ लिया है। अब हिंदी वर्णमाला में हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन को हल कहा जाता है। स्वर को जैसे मैंने बताया था अच कहा जाता है। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन शुरुआत होते हैं वो का से लेकर के और अमूमन हम मानते हैं कि ज्ञा तक होते हैं। ये एक क्रम में लिखे रहते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है। अब हिंदी वर्णमाला में हम पहले समझेंगे कि व्यंजन हैं कौन और किन किन नामों से उनको जाना जाता है। तो का से लेकर के और मा तक, का, चा, टा, ता, पा, कष्टप, इस नाम से समझिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनको बोलने में जो प्राण होता है यानी वायु होती है वो कहीं ना कहीं से स्पर्श करते हुए आती है, और कहाँ से स्पर्श करते आती है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये है कि ये हैं और इनकी कुल संख्या कितनी है, 25 है। इसके बाद आते हैं या, रा, ला और वा। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन कहने का मतलब ये चीज होता है कि जब हम इन्हें क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं, तो उस समय मुंह जो है काफ़ी ज़्यादा संकुचित हो जाता है और जो वायु है वो क्या होती है, सीधा निकल जाती है, कहीं बिना टकराए हुए, स्पर्श नहीं करती है। इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद सा, सा, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म का मतलब होता है संघर्षी भी होते हैं, यानी जहाँ पर क्या होता है, वायु संघर्ष करते हुए निकलती है या जोर लगाते हुए निकलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी, जिन्हें बोलने के लिए अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, जान की आवश्यकता होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। इसके बाद हमारे मूल हिंदी में छ, त्र और ज्ञा, ये 3 संयुक्त व्यंजन है, और इसमें हम यदि सम्मिलित कर लें तो इसरा को, तो इसरा भी एक चौथा संयुक्त व्यंजन हो जाता है। तो इसलिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या क्या है, 3 अथवा 4। हम इन्हें 4 भी लेते हैं, 3 भी लेते हैं। इन्हें संयुक्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 2 स्वर व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। ये वाला का और सा से मिल जाता है, लेकिन इसे जब उच्चारित करते हैं तो उच्चारण में का और छा, छाता वाला छा, इसका उच्चारण निकलता है, तो इसी तरह से ता और रा है, इसमें कोई नहीं है, इसमें ता और रा से ये निर्मित होता है। ज्ञा है, ये जा और इया से निर्मित होता है। निर्माण तो इसमें से होता है, लेकिन उच्चारित करने में गा और या, तो ही ज्ञा बोलते हैं। संस्कृत में से ज्या बोलते हैं, ठीक है, ज्या बोलते हैं, क्योंकि संस्कृत में इसे जा और या बोला जाए तो इसे ज्या बोला जाता है। और ये इस वाले सा में जब ये रा लगाना होता है तो ऐसे लिख करके भी किया जाता है, ठीक है। सा में रा लगाने का एक ढंग है, उसे लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने पहले प्रकार के व्यंजन पढ़े, स्पर्श 25 हैं। दूसरे प्रकार के व्यंजन पढ़े अंतस्थ व्यंजन 11 लावा, और इनकी संख्या 4 है। सा, सा और सा और हा, ये जो व्यंजन है ये भी 4 हैं। इन्हें हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर के निर्मित होते हैं। अब कुल व्यंजनों की हम यदि संख्या देखें तो 25 और ये 8 हो गए, 33 हो गए, और 33 में यदि 3 आप जोड़ दें तो कितने हो जाते हैं, 46। 4 जोड़ दें तो कितने हो जाते हैं, 37 हो जाते हैं। 4 यदि आप जोड़ दें तो 37 हो जाते हैं, और फिर आप 11 16 जोड़ दें तो कितने हो जाते हैं, वो हमारे कुल मिलाकर के हो जाते हैं 48, ठीक है। अब देखिए इनमें कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनके कुछ और भी नाम दिए जाते हैं। ये व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं, ये मूल वर्णमाला में नहीं है।
इन्हें हम उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब बोलते समय जीभ जो है वो तालु से टकरा करके और तुरंत आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो ये होते हैं ड, ढ। और ये है ड और ढा। यहाँ जल्दी से जीभ अलग से नहीं हटती, ये ड और ढा होता है। जैसे जीभ तालु से टकराती है वैसे आगे निकल जाती है। इनकी भी संख्या कितनी है? 2 है। पार्श्विक व्यंजन हम ला को बोलते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उच्चारित करते हैं, जो वायु होती है वो जीभ के दोनों पार्श्व यानी दोनों बगल से निकल जाती है, इसलिए इसे पार्श्विक बोलते हैं। इसके बाद जीभ जो है जब उच्चारित करते समय प्रकंपित होती है। प्रकंपित का मतलब कांपती है। रा बोलिए, रा बोलते समय क्या चीज होती है? जीवा जो है वो कांपती है। जैसे रा है और क्या चीज है? री है। तो ये क्या चीज होते हैं? री हो गया। लेकिन जो री है ये हमारा स्वर में आता है और ये हमारा व्यंजन में आता है। तो अभी हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो प्रकंपित में आता है री, रा। इसके बाद काकल्य अथवा स्वरयंत्रमुखी, यानी जिसका उच्चारण सीधा स्वरयंत्र से होता है। यानी स्वरयंत्र, जहाँ से स्वरयंत्र होता है हमारे शरीर में, गले में, वहां से होता है, ये होता है हा। प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो काकल्य है? तो काकल्य क्या होता है? हा होता है, या स्वरयंत्रमुखी होता है। फिर इसके बाद वर्ष, वर्ष का मतलब मसूढ़ा। यानी जब बोलते समय मसूढ़े से क्या होता है? वायु टकराती है और हमारा जो जिह्वा है वो टकराती है, वो वर्ष कहलाते हैं। तो ये 3 है, मा, रा और ला। मा, रा, ला, ये 3 ऐसे हैं जिनमें कि जब उच्चारित करते हैं तो जिह्वा क्या करती है? मसूढ़ों से टकराती है। तो ये वर्ष व्यंजन होते हैं। अब समझ में आ गया होगा। स्पर्श व्यंजन है 25 का से लेकर के मा तक। अंतस व्यंजन है या से लेकर के वा तक। उस व्यंजन है ये सा और सा तीनों सा और हा। इसके बाद संयुक्त व्यंजन है छा, त्रा, या और स्रा। ये उच्छिप्त व्यंजन है डा, ढा। पार्श्विक व्यंजन है ला। प्रकंपित व्यंजन है रा। काकल्य है हा और वर्ष है मा और रा और ला। अब हम इन्हें पढ़ेंगे उच्चारण के स्थान पर, यानी कि उच्चारण के स्थान के आधार पर। ठीक है। पहला होता है कोमल तालव्य। कोमल तालव्य, इन्हीं को कंठ बोला जाता है। इन्हीं के तालु के कोमल भाग से अथवा कंठ से जो बोले जाते हैं व्यंजन, उन्हें कोमल तालव्य कहा जाता है। कोमल तालव्य में आता है ये पूरा आपका पांचों। इसे बोलते हैं कावर्ग। इसे क्या बोलते हैं? कावर्ग बोलते हैं। तो जो कावर्ग है, इसी तरह से इसे चावर्ग बोला जाएगा, इसे टावर्ग बोला जाएगा, इसे तावर्ग बोला जाएगा, इसे पावर्ग बोला जाएगा। तो कावर्ग का मतलब हुआ कावर्ग के वर्ण, वर्ण अलग हैं, वर्ग अलग है। कावर्ग के वर्ण हैं का, खा, गा, घा, ढा। अब ये जितने हैं वो कोमल तालव्य हैं। इसके बाद आपका कोमल तालव्य कुछ क्या होते हैं? स्वर भी होते हैं। आस्वर है और आस्वर है आपका, और आपका जो आहा वाला है वो भी स्वर है, और जब आहा वाला स्वर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हा भी आ जाएगा। तो ये सभी कोमल तालव्य हैं, यानी कंठ हैं। और ये आ, आहा और आ जो है ये कोमल तालव्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कोमल तालव्य के बाद आता है तालव्य। तालव्य यानी जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, उन्हें तालव्य कहा जाता है। तो चा वर्ग के जितने भी हैं वो किस में आते हैं? तालव्य में आते हैं।
चा वर्ग तालव्य में आते हैं। इसके बाद आपका 2 स्वर हैं, ई और जो ई है वो इसी के अंतर्गत आती है। इनके अलावा आपका, आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला सा और या, ये भी क्या होते हैं, तालव्य होते हैं, इसलिए इसे तालव्य सा बोला जाता है। और जो या है, आप ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से हम साथ साथ क्या होते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। यहाँ से जो हमारे थे वो मैं यानी कि हटा दिया है, सिर्फ यहीं से हम देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा ये वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं, ये कोमल तालव्य था, और इन्हें बोला जाता है कठोर तालव्य या मूर्धन्य। कठोर तालव्य या बोला जाता है, क्योंकि ये मूर्धा से बोले जाते हैं, इसे इनको बोला जाता है मूर्धन्य। मूर्धन्य आपके टा ठा डा ढा अड़ा होता है, इन्हें को कठोर तालव्य भी बोला जाता है। देखिए, तालु के आधार पर कोमल तालव्य और फिर कठोर तालव्य, और इन्हें मूर्धन्य भी बोला जाता है। ये आ गए हैं। इसके बाद इसमें हमारा एक स्वर आता है, वो है री। या के बाद जो आता है, पहले सा है, इस सा के बाद कौन सा सा आता है, ये सा आता है, इसलिए इसे मूर्धन्य सा भी बोला जाता है। मूर्धन्य सा आपका ये है, और या के बाद वर्ण आता है रा, ठीक है। तो कठोर तालव्य के अंतर्गत टा वर्ग पूरा आता है, ठीक है, यानी टा ठा डा ढा ढा, सिर्फ टा वर्ग याद रखिए, मूर्धन्य है, और री और रा, सा और रा इसके अंतर्गत आता है। अब हमारा अगला जो उच्चारण के स्थान पर है, अब देखिए, तालु खत्म हो गया, तालु के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा आता है, यानी कि तालु जैसे, और ये जो कठोर तालव्य का मतलब ये होता है कि जहाँ पर दांत लगे होते हैं उसके ठीक ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है कठोर तालव्य, यानी वो कठोर नहीं होगा तो फिर दांत कहाँ लगेंगे, दांत कठोर चीज़ों में ही क्या होते हैं, धंसे होते हैं, ठीक है, तो वो होता है। अब इसके बाद आता है दंत्य, ठीक है, दंत्य व्यंजन, यानी कि दंत चाहे व्यंजन और स्वर हम लेते हैं, तो दंत जो है वो होते हैं तावर्ग, जितना भी तावर्ग है वो आपका दंत होता है, ठीक है। दंत जो है तावर्ग है, और यहाँ पर कोई स्वर नहीं आता, ये इस सा के बाद कौन सा सा आता है आपका, ये सा आता है, और रा के बाद क्या आता है, ला आता है। तो यानी कि तालव्य जितने भी हैं वो सब दंत होते हैं, उसके बाद सा और ला भी क्या होता है, वो दंत के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया होगा अब तक। अब इसके बाद पा फा बा भा मा, ठीक है, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ध्यान दीजिए, ठीक है, हमारा इसमें क्या ज़्यादातर एक्टिव होता है, ओष्ठ, ठीक है, तो इन्हें ओष्ठ कहा जाता है। ये ओठ के आधार पर बोले जाते हैं या ओठ की मदद से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ कहा जाता है। और इनके अलावा हमारे जो दो स्वर हैं, उ और उ, ये भी क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं। अब ये हमारे जितने स्वर हैं देखिए और व्यंजन हैं, इनमें अधिकतर का हमने क्या कर लिया है, उच्चारण के स्थान के आधार पर हमने निर्धारित कर लिया है, ठीक है। कोमल तालव्य या कंठे, आ आहा और हा, ये और कावर्ग, तालव्य में चावर्ग और ई और ई, सा और या, और कठोर तालव्य या मूर्धन्य में टावर्ग, री, सा और रा आता है, दंत में तावर्ग और सा और ला आता है, और ये अब ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं, पावर्ग और उ और ओ आता है। अब देखिए कुछ और हमारे वर्ण रह गए हैं। अब जैसे ए है और ऐ है, तो ए और ऐ का जो उच्चारण होता है वो दो स्थानों से किया जाता है। किन किन स्थानों से किया जाता है, जब आप संधि पढ़ेंगे तो उसमें ये हो जाएगा, आ और ई से मिलने से क्या बनता है,
इसका निर्माण होता है। जब इसका निर्माण होता है तो आप देख रहे हैं आ किस में आता है, कंठ में आता है, और ई किस में आता है, तालु में आता है। तो इन्हें हम नाम देते हैं क्या, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु से बोले जाते हैं वो ए और अ हैं, ठीक है, क्योंकि आ और ई से निर्मित होते हैं। और ये कंठोष्ठ होते हैं क्योंकि किससे, आ से और उ से निर्मित होते हैं। तो आ और उ से निर्मित होने के कारण अब आ क्या है, कंठ है, ओ किसका, ओष्ठ है। हो गया। एक बात और नोट कीजिए कि कोई भी स्वर क्या नहीं होता है, दंत नहीं होता। देखिए दंत में कोई भी स्वर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या क्या चीज है, व्यंजन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कंठ है पहले वाला, आप जो है यही याद रखिए, कस्तप, पीछे से आइए, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, और ये हो जाएंगे ओष्ठ। तो यही हैं, और इन्हें आप लोगों को याद करने में बिल्कुल आसानी होगी, जैसा मैंने आप लोगों को इसे बहुत ही आसानी के साथ समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसी में से ही इनके और भी प्रकार हम ले लेते हैं, जिसमें आता है कि इनके बोलने में कितनी सांस बाहर निकलती है, अथवा कितनी आवाज बाहर निकलती है। आवाज को हम यानी सांस को हम बोलते हैं प्राण, और जो आवाज है वो हमारा घोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यानी कि घोष के आधार पर, आवाज के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष, जिनके बोलने में ज्यादा आवाज नहीं निकलती है उसे अघोष कहते हैं, जिनके बोलने में अधिक आवाज निकलती है उन्हें सघोष कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा यानी का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं अघोष, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण, ये सब अघोष होते हैं। इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और जितने भी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इसके बाद प्राणत्व के आधार पर, यानी कि सांस कितनी निकलती है, अधिक निकलती है अथवा कम, तो उसे बोलते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर पहला है अल्प प्राण, यानी कि कितनी आवाज निकलती है, ठीक है, नहीं कितनी सांस निकलती है। अल्प प्राण जो होते हैं इसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा का मतलब क्या हुआ, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इनके अलावा या, रा, ला, वा, सा, 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 हा, और जितने स्वर हैं, एक सेकंड थोड़ा गलती होगी, यारा, लावा,
ठीक है। और जितने स्वर हैं वो सब अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है महाप्राण। ठीक है। तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। और आप जानते ही हैं जब क्या चीज़ है, उसमें जितने व्यंजन हैं, ठीक है, वो किस में आएंगे, इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। तो उसमें का मतलब कौन सा हो गया, स, स, स और हा, क्योंकि इनमें अधिक वायु निकलती है बाहर, इसलिए ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो घोष के आधार पर यानी आवाज़ कितनी निकलती है, यानी कि ध्वनि कितनी निकलती है, कम या अधिक, दो प्रकार के होते हैं। पहला है अघोष, पहला और दूसरा वर्ण। दूसरा है सघोष, दो प्रकार के हैं इसमें। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और जितने स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं। इसके बाद प्राणत्व के आधार पर यानी सांस कितनी निकलती है बाहर, इसके आधार पर दो होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है, और जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये सब आ जाते हैं, सभी स्वर इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। दूसरा और चौथा वर्ण का मतलब ये और ये दूसरा और ये क्या हो गए, ये चौथा हो गए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। ये सभी के यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है, दूसरा और चौथा ये हो जाते हैं। ठीक है। और ये जितने हैं सा, सा, सहा और ये हा हमारे, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, उसे आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए। वैसे तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। ये जो वर्ण होते हैं, पांचवें जो वर्ण होते हैं, ठीक है, ये जो व्यंजन होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक बोलते हैं या नासिक के बोलते हैं, यानी जिनका उच्चारण किसके बल हो, नाक के आधार पर हो। इनका उच्चारण नाक के आधार पर होता है, इसलिए इन्हें अनुनासिक या नासिक के व्यंजन कहा जाता है। जितने भी पांचों हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं, नासिक या अनुनासिक के अंतर्गत। तो हमने इन्हें, अब जितना भी हमारा वर्ण था हिंदी वर्णमाला, आज समाप्त कर लेते हैं। यदि इनमें किसी तरह की और सुधार की आवश्यकता हो तो आप लोग बताइए, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो फिर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगा। और आप लोगों को यदि कोई समस्या है इसमें समझने में तो मैं फिर से दोबारा समझाऊंगा आप लोगों को। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे आशा है कि आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इनका मैं आप लोगों को बाद में टेस्ट भी लूँगा। ओके, गुड इवनिंग।